नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा जेई और नीट का तैयारी, और काफी एक्साइटेड हो गए एग्जाम के लिए। मेरा नाम विक्रम कुमार है। पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। मैं एनआईटी रायपुर 2014 बैच से पास आउट हूँ, और मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट में काम किया हुआ है। उसके बाद मैंने कैरियर पॉइंट कोटा ज्वाइन किया। उसके बाद एलन कोटा, एलन अहमदाबाद, उसके बाद आकाश भागलपुर, और अब फिर आकाश वाराणसी, और उसके बाद मैंने अपना खुद का कोचिंग खोला है, अनविक फिजिक्स क्लासेस, जमशेदपुर में। इस दौरान अ, मैंने काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चों को भी पढ़ाया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली से पढ़ या आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, और उससे पहले पढ़ के निकल भी चुके हैं अलग-अलग आईआईटीज़ से। एनआईटी में भी बच्चे पढ़े हैं मेरे। जेई मेंस 2025 में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा 100 परसेंटाइल फिजिक्स में लाया है। इसके अलावा एक और बच्चा है, वरुण खेमका नाम है। काफी अच्छा किया उसने फिजिक्स में। जेई ओलंपियाड में उसने, यूपी स्टेट ओलंपियाड में टॉप 1% में उसने जगह बनाई है। खैर, अब मैं शुरू करता हूँ। जो आज का मुख्य क्लास है वो इस पे बेस्ड है कि जेई में 2026 में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार लगातार पूछता है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, जो जेई मेंस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ अपने अनुभव का इस्तेमाल करके जो ट्रेंड पैटर्न है उसको पकड़ के मैं क्वेश्चंस, टॉपिक्स, इन सबको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना तैयारी इतना ही तक सीमित रखें। जाहिर सी बात है, इस पे आप ज्यादा फोकस करें, लेकिन बाकियों पे भी ध्यान दें। ठीक है? तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर। यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर में जो सबसे पहला जो बात है वो ये है कि 2024 में इससे सवाल पूछा गया है टोटल 35 यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर में, और 2025 में 32 सवाल पूछे गए हैं। जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक। नीट में 3 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला चीज जो है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, डायग्राम बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, डायग्राम बेस्ड सवाल पहले ही जेई एडवांस से बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जेई मेंस में भी एक बार पूछा गया है, जिसमें पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर पूछा गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपसे इस तरह से फोटो दे देगा और पूछ देगा कि भैया बताइए रीडिंग क्या है। जब आपको फोटो देता है ना, तो इस पे दो बातें क्लियर होती हैं। पहला, मेन स्केल डिवीजन का आपको लेंथ दे देता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये टोटल मेन स्केल का लेंथ है, और इसमें नंबर ऑफ डिविजन आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 भाग में डिवाइड है, तो आप लिख सकते हो मेन स्केल डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर। इससे ये पता चल गया। इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि मेन स्केल रीडिंग कितना है। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितना है? 10.2। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। लिस्ट काउंट बेस्ड सम इसमें पूछने के जवाब ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है। लिस्ट काउंट का ही सवाल ज्यादातर पूछता है। रीडिंग पूछेगा तो आप इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड आराम से निकाल सकते हो। लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन आपको ज्यादातर करना पड़ता है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? 1 MSD - 1 VSD। अब दिक्कत ये होता है कि एमएसडी तो हमें 99% सवालों में पता होता है, वीएसडी नहीं पता होता है। तो वीएसडी के लिए आपको एक स्टेटमेंट दे देगा या फिर फोटो ही दे देगा। तो वीएचडी के लिए हमेशा उस स्टेटमेंट में फोकस कीजिएगा जिसमें बोलेगा कि भैया फलना मेन स्केल डिवीजन ढकना वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। तो उस यूनिटरी मेथड की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? वन वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ निकाल लेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये संभव है कि आपको जो एरर कॉम्बिनेशन के साथ ये सवाल दे दे कि मतलब वर्नियर कैलिपर में एरर दे दिया भैया, पॉजिटिव एरर चाहे नेगेटिव एरर इतना है, तो बताइए फाइनल रीडिंग कितना है। तो आप रीडिंग तो फॉर्मूला लगा के मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग आप कर लोगे। उसके बाद आपको एरर घटाना होगा, चाहे पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो। ये बात स्पष्ट है कि नेगेटिव एरर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह भी संभव है कि आपको फोटो वाला डायग्राम पूछ सकता है, ठीक है ना, पूरा चांस है। इस पे बेस्ड मैंने आपको एक सवाल दे दिया है। इसमें जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है आप जानते हो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। स्क्रू गेज बेस्ड सम भी पूछ सकता है, लेकिन इसका चांस कम है। वर्नियर स्केल पे ही ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद एरर में जो सवाल आता है
वो पूरा चांस है कि इस तरह का सवाल पूछेगा। किस तरह का? जिसमें आपको इस पैटर्न पर पूछता है फ्रैक्शनल एरर में a का पावर m, b का पावर n डिवाइडेड बाय c का पावर p। इस तरह के फॉर्मुलेशन वाले फॉर्मूले बहुत हैं, आप बहुत इस्तेमाल किए हो। जैसे वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, एरिया जो सर्कल का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब इसी में आएगा। बोलेगा सर इसमें सी कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है? तो भैया पाई में तो कोई एरर नहीं है, ए ये वाला है, बी ये वाला है, सी कुछ नहीं है तो वन है। इस तरह से आपको इसमें एरर पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते होगे, क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस पी इंटू डेल्टा सी बाई सी। ध्यान रहे कि जब भी हम एरर निकालते हैं तो इसका सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जब भी परसेंटेज चेंज के बारे में बात होता है, स्मॉल परसेंटेज चेंज के बारे में होता है, तो हम इसका सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काउंट करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि परसेंटेज एरर बेस्ड भी, परसेंटेज चेंज बेस्ड भी सम इसी से बनता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी एरर बेस्ड सम आए, अगर इससे सवाल नहीं बन रहा है, अगर इससे सवाल नहीं बन रहा है, तो मेरा टिप याद रखिएगा, बहुत काम देगा। कि चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, कि सवाल समझ में ही नहीं आ रहा कैसे बनाए, तो आपका ध्यान जाना चाहिए डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन से ही वो सवाल बनेगा, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पे बेस्ड आप सम प्रैक्टिस वगैरह करोगे, मिलेगा ही कुछ ना कुछ। इसमें इस तरह का सवाल आजकल देखा जा रहा है, कॉमन पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो पूरा चांस है कि इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है? इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें डायमेंशन बेस्ड इस तरह से सवाल पूछ सकता है, जिसमें क्या होगा, मतलब 90-95% चांस है कि एक सवाल आएगा ही आएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली सवाल पूछता है, कभी कभी इनडायरेक्टली सवाल पूछता है, मगर डायमेंशन से एक सवाल रहता ही रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और खासकर मैच द कॉलम टाइप ज्यादा चांस से रहेगा। उसका कारण यह है कि एक साथ बहुत सारे डायमेंशन वो चेक कर लेता है आपका, कि भैया कितना है, मतलब कितना आपको याद है। ये सब अगर डायरेक्टली सवाल नहीं रहा, तो इनडायरेक्टली किसी सवाल में आप डायमेंशन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, सवाल वैसा पूछ देता है, ठीक है? इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब डायमेंशन वगैरह, मतलब जब भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करें, तो उसमें जो भी आंसर आया उसको डायमेंशनली चेक कर लें कि भैया वो डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं। कई बार तो ऐसा होगा 50% ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा जब आप डायमेंशनली चेक करोगे तो। ठीक है, तो एक सवाल इससे पक्का आ ही रहा है, आप ये समझ लो, और वो भी मैच द कॉलम टाइप। काइनेमेटिक्स की बात करें, अगला चैप्टर है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में 1D 2D दोनों इसमें कंबाइंड कर रहे हैं। 2024 में 33 सवाल पूछा है, जबकि 2025 में जेई मेंस में 20 सवाल पूछा है। नीट की बात करें तो 1 एंड 2 सवाल पूछा है काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D में। तो काइनेमेटिक्स 1D की बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बेस्ड सिंपल सम बहुत कम चांस से पूछेगा। और अगर पूछ दिया तो आपका किस्मत है, इस सवाल को तो छोड़ना ही नहीं है। भले ही मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि जेई मेंस 2025 का इस तरह का सवाल पूछा है, ठीक है ना, लेकिन इसका आने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है। कि आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, भैया एक सर्कल में घूम गया 25 बार, आधा घूम गया, 25.2 बार घूम गया, तो बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। इस तरह का सवाल बहुत आसान होता है, तो चांस कम है कि इस तरह का सवाल पूछेगा। अगर पूछ दिया तो आप छोड़ना मत, तुरंत बना लेना, ठीक है ना? बन ही जाएगा, मुझे पता है। 20% प्रोबेबिलिटी है बेटा इस तरह का सम का। आजकल एक नया पैटर्न चला है जेई मेंस में, नीट में भी पिछले साल पूछा था, जेई मेंस में 2020 में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जिसमें आपको इस तरह से सवाल पूछ देता है, जैसे एक्स अगर फंक्शन है टी स्क्वायर का, और आपसे बोलेगा एक्सेलरेशन निकालिए, तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे कि हाँ इसका कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना? एक्सेलरेशन 2 होगा। खैर मैं वो नहीं बोल रहा, इसमें तो आप आराम से एक्सेलरेशन निकाल ही लोगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि इस तरह का फंक्शन दे देता है कि आप dx बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर ही ना पाओ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स करो। अब dx बाई डी टी कैसे करोगे? जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से फंक्शन आपको दे देगा कि dt बाई डी एक्स तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन dx बाई डी टी बड़े आराम से कर लोगे। dx बाई dt तो नहीं कर पाओगे, लेकिन dt बाई dx बड़े आराम से कर लोगे। तो उस तरह के केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि dt बाई dx करके निकालते हैं। अब dt बाई dx निकलेगा मतलब 1 बाय वेलोसिटी निकलेगा, फिर उसके बाद उल्टा कर दो। इस तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है, इस बात का आप खास ख्याल रखिए। इसमें कुछ और भी बातें हैं जो आपको आगे मैं बताने वाला हूं।
जैसे इस तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी का ग्राफ बेस्ड सम आपसे पूछ सकता है। वो वाला सवाल भले ना पूछे कि डिस्टेंस कितना हुआ भैया, वेलोसिटी कितना हुआ, ये सब सवाल भले ना पूछे, लेकिन आपसे एरिया बेस्ड, स्लोप बेस्ड ये सब सवाल जरूर पूछ सकता है। एक बात ध्यान रखें कि ग्राफ का सवाल 3 पॉइंट्स पे ही बनता है। पहला स्लोप, दूसरा एरिया, और तीसरा वाई एक्स एक्सिस क्या है, उसके हिसाब से फिजिक्स में क्या मीनिंग निकलेगा डॉट का। कोई भी एक पॉइंट दिया है वाई एक्स एक्सिस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वाई क्या है, एक्स क्या है, उसके हिसाब से पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये चीज ध्यान रखना है। तो स्लोप, एरिया और वाई एक्स एक्सिस के हिसाब से मीनिंग, ये तीन ही पे सवाल बनता है, मेजोरिटी सवाल, इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला मतलब जैसे आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो वाई डीएक्स का मतलब वी डी टी का इंटीग्रेशन होता है। VDT का इंटीग्रेशन, तो अगर VT एक्सिस रहा तो उसमें जब एरिया निकालोगे तो वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, जाहिर सी बात है। अगर एरिया का मॉड का सम करोगे तो वो डिस्टेंस देगा। ये सब चीज जानते हो, तो यही सब सवाल आपसे पूछ सकता है, पूरा चांस है। 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ही लिखा है, जाहिर सी बात है। तो 50% चांस है कि भैया इस तरह का सवाल आ सकता है, मतलब उससे तो ग्रेविटी ज्यादा ही है पहले वाले जो इससे पहले हम लोगों ने देखा है। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह के सवाल की बात कर रहा था जिसमें t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे दिया है, तो आप dx बाई dt निकालने में कठिनाई महसूस करोगे तो dt बाई dx इसमें निकाला निकाला करो, बहुत सही रहेगा, आराम से सवाल बनेंगे। इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपसे बहुत कम चांस है कि 1D रिलेटिव मोशन में सवाल आए, सो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड सम। ये तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल जो सम है वो एकदम पूरा तय मान लीजिए कि एक सवाल तो आ ही रहा है। जैसे एच मैक्स हो गया, आर रेंज हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री में, ये मतलब मैक्सिमम होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितने टाइम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ये चेंज इन मोमेंटम भी इसी में मतलब आमतौर पे पढ़ लेता है बच्चा, और सवाल भी इसी में दे दिया रहता है किसी किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, तो उससे भी सवाल आ सकता है। ये ए आई पी एम टी 2014 का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। आप इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपसे जो सवाल पूछेगा उसमें कभी कभी मतलब ये सवाल काफी बार पूछा गया है, क्या करेगा, वेक्टर u बराबर दे देगा 3i कैप प्लस 20j कैप, इस तरह से दे देगा, और पूछेगा रेंज वगैरह बताइए क्या है। तो इसमें इस तरह का पैटर्न का सवाल पहले पूछा जा चुका है, और इस बार भी मतलब पूछने के चांसेस बनते हैं, तो थोड़ा देख लीजिएगा कि इस तरह का सवाल वगैरह कैसे बनता है, ठीक है। रिवर बोट सम, एक ही सवाल आया था 2025 में। रिलेटिव मोशन इन 2D सम्स में क्या, ये मतलब रिलेटिव मोशन इन 2D, इस तरह का सवाल भी आपसे पूछ सकता है, जिसका चांस 40% है कि हाँ इस तरह का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 2024 में 25 सवाल पूछा गया था, जबकि 2025 में 8 सवाल पूछा गया था, और एक एक सवाल नीट में दोनों ही साल पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आपसे इक्विलिब्रियम बेस्ड सम पूछ सकता है, इक्विलिब्रियम बेस्ड सम पूछ सकता है। देखिए एक बात समझिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आने के चांसेस कम है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो है ना, रोटेशन में हो जाता है, फ्लूइड में हो जाता है, और साउंड वेव में हो जाता है, इन सब चैप्टर्स में, या वर्क एनर्जी पावर में हो जाता है, इन सब चैप्टर्स में पूरा बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट का मिला के सवाल पूछ देता है ना, इसीलिए चांस ज्यादा रहता है कि उन सब पे बेस्ड सवाल ज्यादा है। लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम बेस्ड सम आ सकता है, जिसमें टेंशन और स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व रहे, ऐसा पूरा चांस है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस कर लें। 2025 में देखिए इस तरह का सवाल पूछा है टेंशन पे बेस्ड, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम बेस्ड में जैसे एफ बराबर एम ए होता है, इसमें सिंपल फॉर्मूला पुटिंग वाला सम बहुत कम चांस है कि पूछेगा। एफ बराबर एम ए इस तरह से एक दो बार पूछा भी है, रिसेंट 2 या 3 में बात करें तो एफ बराबर एम ए, सीधा एफ बराबर एम ए, लेकिन इस बार चांस थोड़ा कम है, मतलब इस तरह के सवाल बहुत कम ही चांस है कि आएगा। हाँ, इसमें डायग्राम बेस्ड सम जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दिया, उस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला सम आपसे पूछ सकता है। इसके लिए आप थोड़ा तैयार रहें। फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, जिसमें टेन थीटा इक्वल टू म्यू होता है। थीटा एंगल ऑफ रिपोज वो होता है जिससे कम एंगल रखने पे कभी भी स्लाइड नहीं कर सकता, चाहे आप छोटा सा कंकड़ रखो, चाहे उसी मटेरियल का बहुत बड़ा
पहाड़ रख दो, अगर स्लाइड नहीं करना है तो नहीं करेगा, ये सब चीज आप जानते होगे। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। जैसे एक सिंपल सा सवाल मैंने यहाँ पे दिया है, इंसेक्ट वाला, पैराबोलिक कर्व वाला, इसमें आप इसको बनाइएगा कि इसका हाइट कितना होगा। मैं इसके बाद नहीं होगा तो आंसर की उसी में थंबनेल में मैं डाल दूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं डाल दूंगा आंसर की। अब बैंकिंग ऑफ रोड इज इंपॉर्टेंट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सम मेकअप, इसका फॉर्मूला ही पूछ दिया था अभी शायद 2024 में, इसका फॉर्मूला ही पूछ दिया था जेई मेंस में ही। सीधा मतलब बताइए इनमें से कौन सा वेलोसिटी मैक्सिमम संभव है ऑन बैंकिंग रोड थीटा विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो सीधा सा बात है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा वन, इस तरह से कुछ फॉर्मूला है, उस तरह से आप निकाल भी लोगे, याद याद कर लोगे तो बेहतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में 2024 में 20 सवाल पूछे गए थे और 2025 में 18 सवाल, एक एक सवाल नीट में पूछे गए थे। वर्क एनर्जी पावर में सिंपल वर्क के डिफिनेशन पे सवाल आ सकता है, एकदम आ सकता है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब चांस है कि वर्क बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, इस पे बेस्ड सवाल आ सकता है जेई मेंस में भी, और नीट में तो चांस कम है, लेकिन जरूर आ सकता है जेई मेंस में। नीट में उस तरह का सवाल नहीं पूछेगा अभी फिलहाल, जिस तरह से रौद्र रूप वो दिखा रहा है, चांस कम ही है कि नीट में ऐसा पूछेगा। वैसे ऑनेस्टली बात करें तो इस साल जेई मेंस में भी लगता है कुछ घालमेल हो सकता है, घालमेल मतलब उसमें भी कुछ तगड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप फर्स्ट सेशन के लिए तो बेफिक्र हो, फर्स्ट सेशन में उतना टफ नहीं पूछेगा, आसान ही रहेगा पेपर। इसमें देखिए सिंपल डेफिनेशन बेस्ड ही सम पूछा है 2025 में, मैंने यहाँ पे एक दिया है, शायद एक और सवाल था, मैंने यहाँ पे नहीं डाला कि सिंपल डेफिनेशन बेस्ड सम क्या डालूं। इसमें जो सवाल आता है पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन, चाहे F इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, इस तरह का सम पूछे, इसका चांस बहुत कम है, बहुत कम। P बराबर अंडर रूट टू एम के, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जब इतना हुआ तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा, कभी स्मॉल चेंज देता है, कभी लार्ज चेंज देता है। स्मॉल चेंज में आप जानते हो कि एरर मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लार्ज चेंज रहता है तो मतलब हम लोग एब्सोल्यूट मेथड से आगे बढ़ते हैं। जब भी परसेंटेज चेंज की बारे में बात होता है और इनिशियल चीज नहीं दिया हुआ रहता है तो हम उसको 100 मान लेते हैं, ये बात आप जानते हो। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जब बहुत लार्ज चेंज के बारे में बात होता है, वरना एरर मेथड तो है ही स्मॉल चेंज के लिए, उससे हम लोग सवाल बनाते हैं। इस तरह का सवाल पहले बहुत पूछता था, अभी चांस बहुत कम है कि इस तरह का सवाल पूछेगा। तो आप इस पे फोकस एक बार देख ले, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। आगे बात करें तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम होगा वर्क एनर्जी थ्योरम एंड एनर्जी कंजर्वेशन, एकदम 100%, मतलब यहाँ तो 80% लिखा है मैंने, लेकिन पूरा चांस है कि एक सवाल तो जरूर ही रहेगा कम से कम। ठीक है, इसमें आप जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगा वो पूरा चांस है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh रहेगा, पूरा चांस है। तो इस पे बेस्ड आप सम जरूर करें, पूरा कम चांस है कि फ्रिक्शन व्रिक्शन वाला वर्क इन्वॉल्व रहे, सो इस तरह का चांस कम है। जैसे जेई मेंस 2025 में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्क मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व करते हुए ये सवाल पूछा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आंसर मैंने टिक आउट कर दिया है, आप चाहो तो बनाना इसको। ठीक है, अब बात करते हैं पिछले 2-3 साल के ट्रेंड की, बात करें चाहे नीट की चाहे जेई मेंस की। इसमें ऐसा देखा गया है कि पावर प्रोपोर्शनल एक्स का पावर अल्फा या भी का पावर बीटा कर देता है, इस तरह का सवाल पूछता है। तो इस तरह का सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक सवाल मैंने यहाँ पे दे दिया है सैंपल के तौर पे, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको जब आप वीडियो देख लोगे, उसी के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पूरा स्लाइड ही पीडीएफ के फॉर्मेट में डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। 60 से 70% प्रोबेबिलिटी है बेटा इस तरह के सम के आने के, पावर प्रोपोर्शनल एक्स का पावर अल्फा, पावर प्रोपोर्शनल बी का पावर बीटा, इस तरह से अल्फा और बीटा आपसे पूछ देता है, कुछ फंक्शन दे देगा और पूछ देगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ सवाल दे दिया है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो सवाल आते हैं वो आमतौर पे v बराबर अंडर रूट 5gr, ये सब चीज तो आप जानते ही हो। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि भैया बताइए कब सर्कुलर पाथ लीव करेगा, कितने वेलोसिटी में, हमने इतना वेलोसिटी दे दिया, बताइए लीव कब कितने हाइट पे करेगा। ये सब चीज पे बेस्ड सवाल आपसे पूछ सकता है। थोड़ा सा यूनिक टाइप का सवाल जो अभी तक नहीं पूछा है और पूछ सकता है, वो ये दोनों सवाल हैं कि मासलेस रॉड है, एक मासलेस रॉड है और इसके एंड पॉइंट में यहाँ पे
मास अटैच किया है, कितना भी नॉट मिनिमम दिया जाए ताकि ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। और दूसरा यहाँ पे एक और सवाल है कि भैया ये रॉड इस बार मासिव है और इसमें कोई पॉइंट मास अलग से अटैच नहीं है, तो आपसे पूछा जा रहा है इस एंड पॉइंट में कितना वेलोसिटी दिया जाए ताकि ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, कितना मिनिमम वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह का सवाल आप जरूर कर ले, पूरा चांस है कि इस तरह का सवाल आज नहीं तो कल जरूर पूछेगा, इस सत्र में पूछे चाहे अगले सेशन में पूछे, पूछना तो है ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलिजन बेस्ड सम, कॉलिजन बेस्ड सम में आपसे ऑब्लिक बेस्ड कॉलिजन सवाल आए इसके चांस थोड़े कम बनते हैं, लेकिन हेड ऑन कॉलिजन में भी इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के सम्स आए इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये फेवरेट टॉपिक्स में से एक है एनटीए के, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखें, खासकर उसमें भी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में कौन सा, सेम मास, आइडेंटिकल मास, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है ना, ये चीज आप ध्यान रखें। इस पे बेस्ड कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुए, मतलब अलग अलग पार्टिकल दे देगा, इस तरह से पार्टिकल दे देगा, बोलेगा भैया इतना इतना पार्टिकल है, यहाँ पे वॉल है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे, दे देगा एक वेलोसिटी भी नॉट, इस तरह से बोले बताइए कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वेलोसिटी कितना होगा, क्या फलना डिन का, यही सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल बेस्ड सम आए इसके चांस थोड़े कम बनते हैं, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही ज्यादा चांस है पूछेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि पार्शियली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं पढ़ना है, परफेक्टली इन इलास्टिक भी इंपॉर्टेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ज्यादा फोकस करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिससे सवाल आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी है। 2024 में इससे 32 सवाल पूछे गए थे जेई मेंस में, और 37 सवाल पूछे गए थे जेई मेंस में, 3 और 4 नीट में पूछे गए। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा ये चैप्टर है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्कोप बनता है वो है सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास में भी आपसे जो पूछा जाएगा सवाल, उसमें सुपरपोजिशन बेस्ड सम ज्यादा पूछा जाता है। सुपरपोजिशन बेस्ड सम जिसमें बोला जाता है कि भैया ये एक स्फीयर है, ये एक क्यूब है, बताइए कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ है। या फिर ऐसा बोल देगा भैया ये एक प्लेट है, इसमें से इतना कट करके उड़ा दिया और इधर चिपका दिया, मतलब कटिंग बेस्ड, एक्सकेवेशन बेस्ड, इस तरह का सम आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट कर गया, सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था अभी कहाँ है। इस टाइप से बेस्ड सम आपसे पूछ सकता है, इसका आप ध्यान रखें। एक सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दे दिया है सवाल कि भैया ये सेमी सर्कुलर डिस्क है और ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और इनका पेरीफेरी एक कॉमन रिंग, कॉमन सर्कल बना रहा है, और बोल रहा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे है, तो बताइए M1 और M2 का रेशियो क्या है। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। ये तो काफी मतलब ठीक ठाक सवाल है, आप इसमें प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड सम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल मतलब उसी तरह से जैसे सेंटर ऑफ मास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेस्ड सम पूछ सकता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेस्ड सम पूछ सकता है, इसका आप ध्यान रखें। जैसे जैसा कि जेईई मेंस 2025 में भी या नीट में भी पूछा है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी में तो पूछा है कि ये पूरा डिस्क है, इसमें से इतना एक्सकेवेट कर लिए, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो इसके अबाउट, और इसको घटा दो इसमें से, आंसर आ जाएगा। इस पे इसी पे इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है, जैसे 3 रॉड है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा, किसी भी एक्सिस के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो हो जाएगा 2ml² 3, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें तो इस रॉड का तो 0 हो गया, इसका ml²3 और इसका ml²3, 2ml²3 हो गया। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेस्ड सवाल, इससे आएगा ही आएगा, पूरा चांस है, 80% प्रोबेबिलिटी है, स्पेशली रिंग और डिस्क बेस्ड सम आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिंपल टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम बेस्ड सम आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पिछले 2 साल की बात करें तो टॉर्क पे बराबर आर क्रॉस एफ पे बेस्ड सम पूछा है, तो पूरा चांस है कि इस साल एंगुलर मोमेंटम पे भी बेस्ड, पिछले साल भी पूछा था एंगुलर मोमेंटम पे भी बेस्ड सम पूछा था। मास दे देता है, वेलोसिटी दे देता है, पोजीशन वेक्टर वगैरह आपको डिटरमाइन करना है, वो सब देख लेना है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो आपसे बेसिकली वो सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला नहीं जानना चाहता, बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट भी चेक करता है कि आपको आता है या नहीं आता है, वो सब भी आपसे चेक करता है। तो इस पे बेस्ड एक सम तैयार रखिए कि आएगा ही आएगा, पूरा चांस है। टॉर्क बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, इस पे बेस्ड सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सीधा डेफिनेशन बेस्ड।
हालांकि मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस सम एक दे दिया है कि अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क जीरो है तो एफ नेट जीरो होगा। कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा मतलब ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है, सोच के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे आपको देखिए, यही सवाल मैं बोल रहा था, एंगुलर मोमेंटम, ये मैं क्लास में करवाता था और नीट में पूछा हुआ है, जेई मेंस में भी पूछा हुआ है, जेई मेंस 2025 में पूछा हुआ है, सॉरी। जब पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उस समय एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है, इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का। आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम बेस्ड सम आपसे पूछ सकता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे इसमें क्या होता है कि मतलब आप जानते हो एनएलएम वाले इक्विलिब्रियम में हम लोग सिर्फ एफ नेट जीरो करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, बस इतना ही करना होता है। लेकिन इसमें जब हम रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं होती, बल्कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी बात होती है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या जीरो करते हैं, टॉर्क जीरो करते हैं, जबकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या जीरो करते हैं, फोर्स जीरो करते हैं, ठीक है ना, ये चीज करते हैं। खैर, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि सवाल किस तरह से था, एक एक मैंने कहीं सवाल देखा था, बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसमें बच्चा लोग खट से एकदम तुरंत मतलब जेई में बहुत कभी कभी गेम खेलता है, किस तरह से गेम खेलता है, जैसे मैंने देखा था, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक दिया था कि भैया एक मतलब स्क्वायर विंडो टाइप है और ये इसका इसी बोर्ड के ही प्लेन में मोशन हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे एक कील ठोका हुआ है, यहाँ पे एक कील ठोका हुआ है, ठीक है, और बोल दिया था कि यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मतलब एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन मान लो, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर मान लो 7 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लो अ, इधर एफ कितना होगा, इस तरह से आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये भी बोल दिया कि इधर मान लो 15 न्यूटन लग रहा है, इधर मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और इधर मान लो 5 न्यूटन लग रहा है, इस तरह से, ठीक है। और आपसे पूछा कि भैया बताइए कितना फोर्स होगा ताकि विंडो रेस्ट में रहे, ठीक है। अब बचपन क्या करता है, वो कील वाला चीज भूल ही जाता है कि कील भी है यहाँ पे, ये चीज भूल ही जाता है। वो क्या करता है, अच्छा ऐसा, अभी बताते हैं। लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, तो 15 न्यूटन, 15, अरे इधर तो बराबर है, मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, अच्छा 10 न्यूटन, अच्छा 7 है, 3 न्यूटन आंसर। और जैसे ही 3 न्यूटन करोगे गलत हो जाएगा, 3 न्यूटन है ही नहीं, आंसर गलत है। एक्चुअली में यहाँ पे टॉर्क जीरो करना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट, इस तरह का गेम खेलता है। तो आप सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि हमें टॉर्क जीरो करना है कि फोर्स जीरो करना है, इस तरह का गेम खेल सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है बहुत ही अच्छा, तराजू पे बेस्ड सवाल है। जो फिजिकल बैलेंस वाला होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं, वो तराजू जिसमें दो बास्केट होते हैं, उस पे बेस्ड सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। आंसर मैंने दे दिया है, आप एक बार इसको ट्राई करना, अच्छा सवाल है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेस्ड सम एगो आइए रहा है, आप समझ लो 80% प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी है, मैंने कम ही लिखा है 80%। एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड सम जेई मेंस 2024 में जो पूछा था वही नीट 2025 में पूछा है, लगभग लगभग, मतलब हल्का फुल्का चेंज तो रहता ही, लेकिन मोर और लेस एकदम सेम तरह का सवाल है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें, एंगुलर मोमेंटम बेस्ड सम एकदम आएगा ही आएगा, ये वो सवाल समझ लीजिए। अच्छा, एक बात आपको बताना है, देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में एक पॉइंट है, एक टिप है, ये याद रखिएगा। बॉडी जिस एक्सिस या पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, पूरा चांस है उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने पे सवाल बनेगा, एकदम 99.99% है। जेई मेंस और नीट के लिए तो ये हमेशा वैलिड है, मैं बता दूं। एडवांस में तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर सोचना पड़ सकता है, पर जेई मेंस और नीट में तो एकदम कंफर्म है कि बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, उसी एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। जिस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, एकदम 100% सवाल बन ही जाएगा और आंसर आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, जरूर सवाल बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अंडर रोलिंग मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, टोटल एनर्जी, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन टाइम, कितना एक्सेलरेशन होगा रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, टाइम कितना लगेगा अपर एज से नीचे तक आने में, वेलोसिटी कितना हो जाएगा,
किसको कम समय लगेगा, अलग अलग मटेरियल का बॉडी है मगर रेडियस सेम है, मास सेम है, तो कौन पहले पहुंचेगा। इस तरह का सवाल बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा प्रिय भी है, बहुत ज्यादा प्रिय है एनटीए को, तो इसका ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड ऑन रोलिंग मोशन, इसका भी बहुत ज्यादा चांस है कि इस तरह का सवाल पूछेगा। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सवाल दे दिया है छोटा सा, दोनों में प्योर रोलिंग कर रहा है, एक फ्रिक्शनलेस है और एक फ्रिक्शन वाला है, तो जिसमें किसमें ज्यादा हाइट तक जाएगा। तो ये इस तरह का सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा चांस है इससे एक सवाल आएगा ही आएगा, 95% प्रोबेबिलिटी है, मैं तो कम ही दिया हूँ, और मतलब समझ लो एक सवाल आ ही रहा है लगभग लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल आता ही आता है। 2024 में 23 सवाल आया था, 2025 में 12 सवाल आया था, दो दो सवाल नीट में आया था, 24 और 25 दोनों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें किस तरह का सवाल पूछता है, एक बात तो समझ लो, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो फॉर्मूला है F बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इससे सवाल नहीं आएगा एकदम। अगर आ गया तो किस्मत है, इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा भैया, क्योंकि वो भी जानते हैं एनटीए वाले भी कि बचपन से पढ़ते आया है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इसीलिए उससे सवाल के चांस बहुत कम है। पूछेगा किससे, वेरिएशन ऑफ जी, जी इफेक्टिव बेस्ड सम आपसे पूछ सकता है कि जी का वेरिएशन विथ हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, डेंसिटी के हिसाब से क्या होता है, रेडियस के हिसाब से क्या होता है, इन सब पे बेस्ड आपसे सवाल पूछ सकता है। उसमें भी एरर मेथड पे बेस्ड एक सवाल पूछ सकता है। इस स्लाइड में आप जितना भी वेरिएशंस देख रहे हो, इससे पूरा चांस है कि एक सवाल आ रहा है इसमें, जिसमें बोल दिया कि भैया मास कांस्टेंट है, रेडियस इंक्रीज बाय 100%, तो बताइए जी कितना बढ़ गया। तो इसमें आप परसेंटेज वाला मतलब परसेंटेज एरर वाला नहीं लगा सकते, फ्रैक्शनल एरर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि 100% इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको एब्सोल्यूट मेथड में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, एब्सोल्यूट मेथड मतलब इनिशियल 100 मान लो तो फाइनल 200 हो गया, इस तरह से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इस स्लाइड से आप समझ लो आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इस्केप वेलोसिटी। इस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, अंडर रूट 2 GR होता है। बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हो, मुझे पता है। और इस पे चूंकि जी इन्वॉल्व हो गया, अंडर रूट 2 GR या फिर अंडर रूट 2 GM/R, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जी इन्वॉल्व हो गया, आर इन्वॉल्व हो गया, तो इसके वेरिएशन पे बेस्ड आपसे सवाल पूछ सकता है। 2025 में इसमें 3 सवाल पूछा था, और 2024 में भी 3 सवाल पूछा था, तो इस पे सवाल आता ही आता है, पूरा चांस है कि इससे सवाल। तो पूरा चांस है कि इससे भी सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल मैंने यहाँ पे दे भी दिया है कि इसके वेलोसिटी पे ही बेस्ड है, आप इसमें देखिएगा, आंसर मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केपलर के तीनों लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, तीनों कैपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, जिसमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर, मतलब मैं कौन सा बोलूं, जिसमें क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट है तीनों, कोई भी किसी से भी सवाल आ सकता है, पूरा चांस है कि इससे वो सवाल रहेगा ही रहेगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब भले ही फेवरेट हो, लेकिन डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम, जो कि सेकंड लॉ है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये वाला बोल रहा हूँ कि डी ए बाई डी टी, इसको क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू एल बाय 2m, ये बहुत ज्यादा कांस्टेंट है। ज्यादा एरिया तो ज्यादा समय, कम एरिया तो कम समय लगेगा, इस पे बेस्ड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट, इस स्लाइड से आप एकदम तय मान लो कि एगो सवाल पूछ रहा है। एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट, जो यहाँ फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ है, ये सब तो आप जानते ही हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जी एम ई एम एस बाई 2 R होता है, एल स्क्वायर बाई 2 I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट आर होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके एनालिसिस पे बेस्ड सवाल एगो आ रहा है, इस स्लाइड से आप समझ लो एगो सवाल आ रहा है एकदम, इस स्लाइड को अच्छे से कर लो कंप्लीट, एगो सवाल इससे आ रहा है। रेशियो वगैरह पूछ सकता है, मतलब अलग अलग क्वांटिटी का क्या रेशियो है, इसमें ये ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे
जो बात हो रही है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात हो रही है, जिसमें 2024 में 15 सवाल पूछा गया है, 25 में 9 सवाल पूछा गया है, नीट में 2 और 0 सवाल पूछा गया है। नीट में तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 2025 में पूछा भी नहीं इससे सवाल। तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेल्टा एल बराबर एफ एल बाई ए गामा, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा बराबर माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। इस पे बेस्ड सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से सवाल लगभग हर बार आता ही है। जो बचपन को क्लिक नहीं करता है वो ये वाला फॉर्मूला क्लिक नहीं करता है, इस पे बेस्ड सवाल आता है बेटा, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर के लिए। स्फेरिकल अगर कोई बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, तो जाहिर सी बात है उसमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब बल्क प्रेशर जब काम करता है तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से वो थोड़ा सा दबता है, तो वो रिस्टोर होना चाहता है, ठीक है ना। तो उसमें जो चेंज होता है वॉल्यूम का वो बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी को 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। तो ये रिलेशन बेस्ड इसमें सम आपसे पूछ सकता है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड आपसे सम पूछ सकता है। एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है आप बताइए। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यू बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड सम आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्लूइड में। फ्लूइड में दो तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है, फ्लूइड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, फ्लूइड में आपसे पूछे चाहे ना पूछे, आपके माइंड में हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का इस्तेमाल कभी भी पड़ सकता है। वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ कभी भी जरूरत पड़ सकता है। इन सब के लिए मेंटली आप प्रिपेयर, बोलो सर ये तो आता है हमको, आता है, लेकिन फिर भी इसका एप्लीकेशन में आप डिले कर देते हो, जिसके कारण सवाल देरी से बनता है, या फिर बनाते बनाते कभी कभी अप्लाई करना भूल जाते हो, मतलब लगाते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता ही बनता है। एनीवे बात करते हैं 2024 में ये सब 25 सवाल आया है, और 2025 में इससे 22 सवाल आया है, एक एक सवाल आया है नीट में 2024 एंड 25 में। बात करते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर में tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g होता है, उसमें हॉरिजॉन्टली कैसे प्रेशर वेरी करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। 10 to 20% इसका ग्रेविटी है कि इस तरह का सवाल पूछ सकता है। खासकर उस तरह का सवाल आपसे ज्यादा पूछ सकता है जिसमें कंटेनर एक्सेलरेटेड हो, कोई डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देगा और पूछेगा भैया प्रेशर डेप्थ, मतलब प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से है आप बताओ, मतलब उस पर बेस सम पूछ सकता है। जैसे इसी में आपसे बोल रहा है कि भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन से राइट साइड जा रहा है, बताइए कि क्या रिलेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब डिफरेंट तरह का इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको चलने वाला मेथड पता होगा। अगर हम यहाँ से इस तरह से ऐसे चलते हैं, तो यहाँ से शुरू किए तो हम लोग लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1, फिर नीचे गए तो प्लस ρ1GH1, फिर नीचे गए तो प्लस ρ2GH2। अब इधर जा रहे हैं स्यूडो के एंटी डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस ρ2A और इधर गए तो माइनस ρ3AL3, फिर ऊपर जा रहे हैं तो माइनस ρ3GH3, फिर ऊपर जा रहे हैं माइनस ρ4GH4। चलते चलते कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए तो बराबर P0। इस तरह से चल के आप इक्वेशन लिख सकते हो और आराम से अननोन जो भी रहेगा वो निकाल सकते हो और सवाल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह से सवाल आपसे। अब इसमें tan थीटा बराबर a बाई जी पे बेस्ड ये सवाल है, बहुत ही आसान है। इसमें ये वाला सवाल तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है कि क्यूबिकल कंटेनर था पूरा भरा हुआ था, इसको कितना एक्सेशन से लेके जाए ताकि आधा खाली हो जाए। तो आधा खाली होगा तब जब ये इधर से इस तरह से मिलेगा, तो परपेंडिकुलर बेस बराबर हो गया 45 डिग्री हो गया, tan 45 1 होता है, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी होता है। आप जानते हो a बाई जी, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी होता है, और यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है यानी कि 1 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन a बाई एक्सेलरेशन बराबर g हो गया। इसमें जो पहला वाला सवाल है ना वो थोड़ा ठीक ठाक है, ज्योमेट्री से हम थीटा निकालते हैं और थीटा फिर a बाई जी कर देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, तो वहां से एक्सेलरेशन निकल जाता है। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। खासकर दूसरा वाला जो सवाल है उस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है, आसान वेरिएंट ही पूछेगा, टफ नहीं पूछेगा। पास्कल्स लॉ पे बेस्ड सवाल पूछे इसका चांस थोड़ा कम है, हालांकि 2025 में एक सवाल पूछा है, लेकिन चांस इसका फिर भी थोड़ा कम है कि जो फ्लूइड में प्रेशर ट्रांसमिशन होता है अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब प्रेशर बराबर F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, लार्जर द एरिया लार्जर द फोर्स,
स्मॉल द एरिया स्मॉल द फोर्स। इस पे बेस्ड सम आपसे पूछ सकता है, थोड़ा इसका ध्यान रखें। ठीक है, 30% की प्रोबेबिलिटी है। बाइंड फोर्स पे बेस्ड सम पूछ सकता है भैया, बाइंड फोर्स पे बेस्ड सम पूछ सकता है। इक्विलिब्रियम में आपसे पूछ सकता है कि भैया क्या है बताइए, रो सिलेंडर, ये सब पूछ सकता है। तो आप जानते हो कि इसके वजह से भी बाइंड फोर्स काउंट करना पड़ेगा और इसके वजह से भी बाइंड फोर्स काउंट करना पड़ेगा। बाइंड फोर्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड रो लिक्विड इंटू जी, ये फॉर्मूला होता है। बॉडी जब पूरा डूबा हुआ रहता है ना, बॉडी जब पूरा डूबा हुआ रहता है तो उस समय एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी सवालों को बड़ा आराम से सॉल्व करा देता है, ज्यादा स्टेप नहीं जाने देता, तुरंत बनता है। mg इंटू रो लिक्विड बाय रो बॉडी। जब बॉडी पूरा डूबा हुआ रहता है तो बाइंड फोर्स का एक एक्सप्रेशन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत काम आता है, चीजों को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन, इस पे तो सवाल आएगा ही आएगा, पूरा चांस है। मेंस 2025 में भी आया था, 2024 में भी सेम टाइप का सवाल आया था, जबकि सवाल में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। आप जानते हो बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे कैलकुलेशन बेस्ड सम भी आ सकता है और थ्योरेटिकल बेस्ड सम भी आ सकता है। खासकर वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है, इस पे बेस्ड सम आपसे पूछा जा सकता है। वेंचुरी मीटर, ये सब 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 सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पे बेस्ड सम जो आता है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो सब तैयारी कर लेना चाहिए। इसमें स्पेशली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टर्मिनल वेलोसिटी वाला, मतलब हर साल लगभग वो सवाल पूछ ही देता है टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। आपको मालूम है ना फॉर्मूला, बताइए तो क्या होता है वेलोसिटी टर्मिनल का यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया, 2/9 जी आर स्क्वायर रो बॉडी माइनस रो लिक्विड बाय एटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पे बेस्ड सिंपली सवाल पूछेगा, फॉर्मूला पुटिंग कभी कभी पूछ देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर अप्लाई करेगा तो उतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, इस पे बेस्ड सवाल थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, सरफेस टेंशन पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, 20 से 30% प्रोबेबिलिटी है इसका। लेकिन जब बिगर ड्रॉप को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं, इस तरह का सवाल आपसे बहुत ज्यादा चांस है पूछेगा, लगभग हर साल इसमें पूछता ही पूछा है। दो बबल को कोलैब कर दिए, आइसोथर्मली कोलैप्स कर दिए, एक बबल बना दिया, तो बताइए रेडियस क्या होगा। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा पिछले साल तो ये पूछा ही था कि कॉमन मिनिस्कस का क्या मतलब, यहाँ पे इस तरह से दो कर दिए तो कॉमन मिनिस्कस का सरफेस कैसा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। 2025 का एक सवाल इसमें हमने दे दिया है, उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज फॉर्मूला बेस्ड सम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे H बराबर 2T cos थीटा बाय रो जी आर होता है ना, उस पर बेस्ड सम आपसे पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है लेकिन ज्यादा चांस इसमें न्यूमेरिकल का ही है। एक सवाल मैंने यहाँ अपने से दे दिया, हालांकि जेई में 2025 के भी दो सवाल दिए हुए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, बड़ा ही आसान सवाल है बेटा। लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे बोला गया है कि एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में इस तरह से लिक्विड डाला हुआ, ठीक है। अब इसमें एक कैपिलरी इस तरह से डाल दिया गया, पता चला कि इसमें H0 हाइट तक लिक्विड राइज कर गया, H0 हाइट तक लिक्विड राइज कर गया, ठीक है, कैपिलरी में। जब ध्यान सुनिएगा, अब क्या किया मैंने कैपिलरी का जो हाइट है ना वो H0 से कम कर दिया, कैपिलरी का हाइट H0 से कम कर दिया। ये हाइट, ये जो हाइट है H, ये H कम है H0 से। तो पूछ रहा है कि अब बताइए फ्लूइड के साथ क्या होगा। ऑप्शंस ये है, चार ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इस तरह से कि भैया ऐसे रहेगा। दूसरा ऑप्शन है नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है नहीं 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 पानी बाहर निकलेगा भाई, बहुत कम हाइट है, बहुत कम हाइट है, इस तरह से। तो ये चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। आप सोचिएगा, इसका सही उत्तर है पहला वाला, इसका सही उत्तर है पहला वाला। आप घर में सोचिएगा कि क्यों पहला आंसर होगा सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे जेई मेंस में सवाल आ सकता है, नीट में भी सवाल आ सकता है। जेई मेंस 2025 में इससे 11 सवाल पूछे गए थे, 24 में 5 सवाल, 0 सवाल पूछे गए हैं। नीट में एक सवाल पूछा गया है 2025 में नीट में, ठीक है, वो भी हीट ट्रांसफर पे बेस्ड सम था। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेम्परेचर स्केल, इस पे चांस बहुत कम बनता है, यहाँ पे मैंने 20% लिख दिया है, लेकिन 20% से भी कम प्रोबेबिलिटी है।
इससे सवाल पूछने का बहुत कम चांस है बेटा इस पे बेस्ड सवाल पूछेगा। सो थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड सवाल आ सकता है। थर्मल एक्सपेंशन पे डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा, या एरिया या वॉल्यूम के लिए भी। जैसे जेईई मेंस 2025 में एक सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है, एक चीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर स्केल जो मेजरमेंट करते हैं ना स्केल से, हम टेम्परेचर स्केल बोल दिए गलती से, लेंथ मेजरमेंट जो होता है उस पे बेस्ड आपसे सवाल पूछा जा सकता है, थोड़ा सा उसका देख लीजिएगा। ठीक है, कि किसी स्केल से जब हम मेजरमेंट करते हैं, स्केल का भी लेंथ बढ़ रहा है और जो रॉड लिए हैं उसका भी लेंथ बढ़ रहा है, दोनों का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो कितना रीडिंग होगा, रीडिंग फाइनल क्या होगा, रीडिंग इनिशियल इतना था तो रीडिंग फाइनल ये है, रीडिंग इनिशियल कितना होगा, ये सब बताइए। इस पे बेस्ड हम पूछ सकते हैं, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिएगा, थ्योरी देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड सम आ सकता है। लेकिन मतलब जो भी सम आएगा ना, आएगा आसान ही, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 70 से 80% चांस है कि इस तरह का सवाल आएगा। कैलोरीमेट्री बेस्ड सम में इसमें हीटिंग कर्व, ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा सवाल पूछेगा बेटा कि आइस इतना टेम्परेचर में था, इसमें इतना एगो गोली मार दिए, गोली गर्म होके इतना हीट रिलीज किया, इतना काइनेटिक एनर्जी था, बताइए कितना आइस पिघलेगा। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल सिंपल है बातें, आराम से क्यू बराबर एम एच डेल्टा थीटा एम एल एफ लगाओगे, खटाक खटाक आंसर बनेगा। ग्राफ बेस्ड सम इस तरह का यूनिक टाइप का सवाल अभी तक नहीं पूछा है, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, जिसमें बोलेगा कि बताइए इसमें सॉलिड जो पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन कौन सा है, 1 2 3 4 5, कौन सा वाला पोर्शन सॉलिड है बताइए तो। सॉलिड वाला पोर्शन ये 1 वाला है, ए का सॉलिड वाला पोर्शन चाहे बी का सॉलिड वाला पोर्शन ये वाला है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि सॉलिड स्पेसिफिक हीट का रेशियो कौन सा वाला है, अगर थीटा वर्सेस टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो स्लोप होता है, या आप जानते हो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ स्लोप निकालो, यहाँ स्लोप निकालो, और ए का स्लोप नीचे लिख दो, बी का स्लोप ऊपर लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का रेशियो पूछ रहा है ए और बी का, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो ये लेटेंट हीट मेल्टिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 3:2। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम बेस्ड सम पूछा जा सकता है इस तरह का, कि आइस से स्टीम बना दिया गया, 106 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया गया, तो कितना टोटल हीट लगेगा, ये सब पे बेस्ड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हीट ट्रांसफर पे बेस्ड सम आपसे पूछा जा सकता है, नीट 2025 में पूछा भी है, जेईई मेंस 2025 में भी पूछा है, सेम तरह का सवाल है, इतना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें बोलेगा भैया कॉमन टेम्परेचर जंक्शन वाले का बताइए कितना है टेम्परेचर। तो इस तरह के सवालों में मैं प्रीफर करता हूँ, बच्चों को ये समझाता हूँ कि भाई आप अगर आइडेंटिकल इस तरह से एलिमेंट्स दिए हुए रहते हैं, तो आप आइडेंटिकल एलिमेंट को, रेसिस्टेंस को आर नॉट मान लो, तो इसका आर नॉट हो गया, तो ये आर नॉट बाई टू हो गया, पूरा कितना हो गया 3R0/2 हो गया, इधर भी कितना हो गया 3R0/2 हो गया, और इधर कितना हो गया आर नॉट हो गया। तो आप क्या कर दो, इधर I1 इधर I2 इधर I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 कर दो, उसके बाद लिख दो थीटा सी माइनस T1/R1, राइट, जो भी रेसिस्टेंस है उसके हिसाब से तीनों का सम 0 कर दो, वहां से निकल जाएगा जंक्शन कितना है। बहुत आसान आसान सवाल इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, जो चीजों को सिंपल जितना करोगे उतना आसानी से बनता है, और माथे में लोड भी कम आता है, जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना ज्यादा आप सवाल बना पाओगे। स्टीफेंस लॉ पे बेस्ड सम आपसे पूछा जा सकता है। स्टीफेंस लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को मिला के आपसे सवाल पूछेगा। स्टीफेंस लॉ आप जानते हो कि dq/dt जो होता है वो होता है सिग्मा ई ए टी बी का पावर 4। जाहिर सी बात है, टी यहाँ टेम्परेचर है ऑफ एक्सपोज सरफेस, ए एरिया है, ई एमिसिविटी है, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है, dq/dt आप समझ रहे हो क्या है। सो यहाँ पे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी बराबर कांस्टेंट होता है, वेन्स कांस्टेंट बी होता है। तो यहाँ से टी का रेशियो करके आपसे पावर एमिशन का रेशियो पूछ सकता है, रेडिएटेड का रेशियो पूछ सकता है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करता हुआ जेईई मेंस 2025 का 2 सवाल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड सम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि भैया इतना से इतना डिग्री इतना मिनट में हो गया, बताइए इतना से इतना डिग्री कितना मिनट में होगा। इस तरह का सवाल एकदम बहुत सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जेईई मेंस 2025 में 2 बार ये सवाल पूछा गया है, सेम तरह का सवाल, तो थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है केटीजी। केटीजी में 2024 में 22 सवाल पूछा था, 2025 में 7 सवाल पूछा था। एक एक सवाल नीट में पूछा है।
केटीजी में पीवी बराबर एनआरटी पे बेस्ड सम एकदम आएगा ही आएगा, वो समझ लीजिए। पीवी बराबर एनआरटी में क्या करेगा, प्रेशर कभी कांस्टेंट कर देगा, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट कर देगा, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट कर देगा, और बोलेगा भैया बताइए उस समय क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस पे आप मेंटली प्रिपेयर रहो, एक सवाल तो आ ही रहा है, ठीक है ना, पूरा चांस है। 90% इसका प्रोबेबिलिटी मैंने दिया है कि 90% चांस है कि एक सवाल आएगा। जैसे यहाँ पे जेईई मेंस 2025 में, नीट 2025 में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उस पे बेस्ड सवाल पूछा है। इसके अलावा जो भी आर एम एस होता है, या U बराबर F/2 NRT, U बराबर F/2 KT, जानते हो एक मॉलिक्यूल का F/2 KT होता है, एन मोल्स का F/2 NRT होता है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब से सवाल आता ही आता है। जेईई मेंस 2025 में, नीट 2025 में भी सवाल पूछा है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मिक्सचर का कैलकुलेशन, गामा मिक्सचर का कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला होता है वो सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर हीट कैपेसिटी का कैलकुलेशन जो मिक्सचर का होता है, या जनरल प्रोसेस होता है, हालांकि वो थर्मोडायनेमिक्स में है, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में भी मोलर हीट कैपेसिटी का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आता ही आता है, और जब आता है तो बढ़िया ही सवाल पूछता है मोलर हीट कैपेसिटी में खासकर। तो इस पे आप विशेष तैयारी करें मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बोला था वी आर एम एस √3 RT/MW/3P/ρ, इससे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 2025 में सवाल तो पूछा ही है, अभी 26 में भी पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान रखें इसका। मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2πd²n, इस पे बेस्ड सम भी आपसे पूछा जा सकता है। रहेगा सिंपल ही सवाल, इस पे आप टेंशन न लें। लैम्डा का प्रेशर और टेम्परेचर से क्या रिलेशन है वो भी आप देख लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में 2024 में 16 सवाल पूछा है, नीट में 0, जबकि 2025 में 27 सवाल और 2025 में नीट में 2 सवाल पूछा है। इसमें अगर बात करें तो एरिया बेस्ड सम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है लगभग हर साल, लगभग हर साल आता है भाई। तो नीट वाले और जेईई मेंस वाले दोनों ये बात तय कर लो कि एकदम एक सवाल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब ये बात और है कि एरिया वगैरह का कैलकुलेशन तुमको थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा, अलर्ट रहते हुए। जैसे इसमें इस तरह से एरिया दिया है, तो नेट वर्क डन निकालेंगे तो ये पूरा एरिया में ये वाला एरिया घटाएंगे, ये वाला, तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, वही आंसर होगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। इसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एडियाबेटिक प्रोसेस को मिलाते हुए जो सवाल है बनता है, उस पे सवाल बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, एकदम चांस है कि एगो आइए रहा है, समझ लो। उसमें भी एडियाबेटिक प्रोसेस में है ना, जो गाइडिंग इक्वेशन बेस्ड सम है, जैसे पी वी गामा कांस्टेंट, टी भी का पावर गामा -1 इज इक्वल कांस्टेंट, टी गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सब सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल आता ही है बेटा, वर्क डन बराबर डेल्टा पीवी अपॉन 1 माइनस गामा, ये सब सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा खास ध्यान रखें, इस पे बेस सवाल आता ही आता है, ठीक है। मैच द कॉलम, अलग अलग प्रोसेस दे देगा, कुछ कुछ इधर फिजिकल रिलेशन दे देगा, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशंस दे देगा, और बोलेगा बताइए भैया कौन सा किससे मैच कर रहा है। इस तरह का सवाल एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। उसका कारण यह है कि एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें आपकी चेक हो जाती हैं। हालांकि इसका प्लस पॉइंट ये भी होता है कि कोई भी दो मालूम है तो ऑप्शंस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑप्शन चुनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही ऑप्शन की, इसीलिए इसका थोड़ा आसान भी हो जाता है। अब बात करते हैं एसएचएम की। एसएचएम में 2024 में 13 सवाल पूछा है, 2025 में 11 सवाल पूछा है, और दो दो सवाल पूछा है नीट में। तो एसएचएम भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएचएम में आपसे इस तरह का सवाल जिसमें टाइम पीरियड का कैलकुलेशन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पे बेस्ड सवाल, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है जैसे v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस पे बेस्ड सम तो आपसे पूछ ही सकता है। ये सवाल तो आएगा ही आएगा, ये समझ लो। इसमें एकदम सिंपल फॉर्मूला पुटिंग। अरे देखो जेईई मेंस 2024 में ये 2 बार पूछा है सेम सवाल, तो तुम एकदम मतलब एक सवाल आ ही रहा है, समझ लो। इस पे बेस्ड v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जाहिर सी बात है इस पे बेस्ड सम आपसे पूछ सकता है। इस पे रिलेशन वाला जो ग्राफ वगैरह होता है, भी एक्स का ग्राफ, ए भी का ग्राफ, ए एक्स का ग्राफ, एक्स टी का ग्राफ, भी टी का ग्राफ, फेज डिफरेंस, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। ए और एक्स में क्या फेज डिफरेंस होता है, भी और एक्स में क्या फेज डिफरेंस होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ये सब थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस पे बेस्ड सम भी आपसे पूछ सकता है। जाहिर सी बात है जो बच्चा वेलोसिटी निकाल सकता है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकालना कौन सी बड़ी बात है, हाफ है भी स्क्वायर तो करना है, हाफ की एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। आराम से इस तरह के सवाल बनेंगे, और इस तरह का सवाल भी आपसे पूछ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। टाइम पीरियड बेस्ड सम, जिसमें खासकर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सवाल आपसे पूछ सकता है, इस पे आप थोड़ा ध्यान रखें,
ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरह का दे देगा आपको ब्लॉक, मतलब अलग अलग तरह के सिस्टम में दे देगा, कभी सीरीज में लगा देगा, कभी पैरेलल में लगा देगा, कभी इनका कॉम्बिनेशन लगा देगा, कभी देखने में लगेगा कि सीरीज में है मगर रहेगा पैरेलल में। इस तरह का कॉम्बिनेशन बेस्ड आपसे सम दे सकता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एसएचएम का सवाल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, इसमें चांस है कि इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नीट 2025 में भी इसी तरह का स्प्रिंग बेस्ड सम पूछा था, 2025 में जेई मेंस में भी पूछा था, तो स्प्रिंग ब्लॉक वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन होता है वो सब इंपॉर्टेंट है। जी इफेक्टिव बेस्ड सम ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो सुपरपोजिशन ऑफ टू टू एसएचएम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालना होता है, इसका थोड़ा आप खास ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं वेव की। वेव 2024 में 10 सवाल पूछा है वेव से, 2025 में 11 सवाल पूछा है जेई मेंस में, 0 सवाल पूछा है नीट में 2024 में, और 1 सवाल पूछा है 2025 में। तो वेव जेई मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के भी लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं बोलना है 2024 में 0 सवाल पूछा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ही। खासकर इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वेव इक्वेशन से, जिसमें आपसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, दे देगा वेव इक्वेशन और बोलेगा बताइए ये सब चीजें क्या है, बताइए। अब फेज डिफरेंस पूछ देगा, भैया ये पार्टिकल इतने सेपरेशन में बताइए फेज डिफरेंस कितना है, तो आप जानते हो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई डेल एक्स बाय लैम्डा होता है, उससे आप आराम से निकाल सकते हो। ये बता रहे कि वेवलेंथ भी आपको वेव से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ वेव एक गिवन मीडियम के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता, लेकिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बदलता रहता है। ये सब पॉइंट्स आपको मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब मालूम होने चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जेई मेंस 2025 में एक सवाल मतलब इस तरह का दो दो सवाल पूछा हुआ है, आप इसको देख लें और बना लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40% ग्रेविटी है कि इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप समझ लो एक सवाल मतलब बनता ही बनता है, पूरा चांस है कि एक सवाल आ रहा है। तो भी बराबर अंडर रूट टी बाय म्यू या फिर अंडर रूट टी बाय रो ए, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। 2025 में एक सवाल पूछा भी है जेई मेंस में, इसका ध्यान रखें। एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट चाहे एसएचएम का हो चाहे वेव के वजह से हो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, क्लोज स्ट्रिंग एंड ओपन स्ट्रिंग, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, ये तो भैया जेई मेंस और नीट का फेवरेट टॉपिक है। इससे आप समझ लो एगो सवाल आ ये रहा है एकदम, इस चीज का आप ध्यान रखें, एकदम आ रहा है, पूरा चांस है इस पे बेस्ड सवाल। एंड करेक्शन उसमें भले ना हो, लेकिन इस विदाउट एंड करेक्शन आपसे सवाल पूछ सकता है। जैसे इसमें आप आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास क्लोज स्ट्रिंग है, क्लोज स्ट्रिंग नहीं ओपन स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट हार्मोनिक के बाद कौन सा हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा, बताइए। हमारे पास ओपन स्ट्रिंग है तो फर्स्ट हार्मोनिक के बाद कौन सा हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा, थर्ड हार्मोनिक। इसमें सेकंड हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक नहीं होता है, थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसमें एक मतलब बहुत वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे हैं, कितने मैं गिनाऊं, ये सब चीज ध्यान रखना है कि डिफरेंस जो होता है दो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा देता है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि हर दो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच में गैप कांस्टेंट होता है, तो अगर आपको कोई भी दो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है तो इससे आप आगे का और पीछे का पूरा का फ्रीक्वेंसीज सीरीज एकदम निकाल सकते हो। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑर्गन पाइप क्लोज है कि ओपन है, स्ट्रिंग क्लोज है कि ओपन है। ये सब चीजें ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे तो और भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब आप देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 98% सवाल है कि इस तरह का सम आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। v बराबर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू या फिर अंडर रूट गामा पी बाय रो। इस पे भी बेस्ड सम आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा इसका ध्यान रखें। इस तरह का सवाल आपसे पूछ मतलब बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाला है, जिसमें गामा मिक्सचर का भी कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है। बोल देगा भैया ऑक्सीजन में इतना वेलोसिटी है, बताइए सेम टेम्परेचर में हीलियम में कितना होगा। मतलब आप वहां से गामा का आराम से कैलकुलेशन करके आराम, मतलब गामा तो पता ही होगा 5/3 7/5 होता है, 4/3 होता है, अलग अलग एटोमिसिटी के बेसिस पे। तो वहां से आप रेशियो निकाल के आराम से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे निकाल सकते हो।
एक्सटेंडेड जो सॉलिड होता है उसमें भी फॉर्मूला होता है कुछ, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गन पाइप का मैं बता ही चुका हूं आपको। बीट्स, बीट्स का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीट्स क्या होता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ बीट्स क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सबको जरूर आप देख के जाना। इस पे बेस्ड सवाल एक आ ही रहा है, आप समझ लो 98% चांस है। एक सवाल मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है जेई मेंस 2025 का, लेकिन आप और भी तैयारी कर लेना कि वैक्सिंग कर दिया, कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और वो रेजोनेंस कर रहा था, अभी इतना बीट प्रोड्यूस हो रहा था, अब हमने वैक्सिंग कर दिया तो बताइए कितना बीट फ्रिक्वेंसी वगैरह हो जाएगा। ये सब इस तरह से सवाल पर फाइलिंग हो जाता है, ये सब पे सवाल कभी कभी बोलता है कि हमने स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ा दिया, बीट फ्रिक्वेंसी इतना हो गया, तो इससे रिलेट करता हुआ सवाल वगैरह आता है, थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 11th के मेन मेन टॉपिक्स और सम्स देखे हैं बेटा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, एक क्विक रिवीजन हो गया होगा पूरे 11th का। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको देख के जाना ही जाना है, बाकी और भी जो चीजें हैं उनको भी देख के जाना है। होप है, हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा आप लोग का एग्जाम जाएगा। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा से जाए, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छा लाइफ में करो। जय हिंद, जय माता दी।